फैसल वाडा कह रहे हैं कि बिलावल साहब शायद पावर में आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि इस तरह की तजवीज़ अगर हमारे पास आई थी गुफ्तगू के दौरान तो हमने नो कर दी थी और हमने कहा था पूरा मैंडेट है आपके पास और आप पूरी टर्न्योर पूरा करें। 5 साल का टर्न्योर होगा वज़ीर आज़म का, बाद में देखेंगे जो अक्सरियत लेकर आएगा उसका वज़ीर आज़म होगा। और इसी अक्सरियत के ताबे हमने दोनों दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया कि उनकी असम्बली में नशिस्तें भी ज़्यादा थी, अक्सरियत में थे और मिल के गवर्नमेंट बनानी थी तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं, जो ब्रांडिंग वो कर रहे हैं आजकल, वो क्या बातें हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फैसल वाडा आजकल उनके पास क्या टास्क है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, और वो जो कहा गया कि बिलावल की ब्रांडिंग हो रही है, इस तरह का स्पेकुलेट, फिर एमकेएम कहती है ये वन मैन ब्रिगेड है, वन मैन आर्मी है फैसल वाडा, और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डी चौक आने वाला मामला क्योंकि मिसमैनेज किया है तो ये भी कैलकुलेट हो के गवर्नमेंट पे मलबा गिरेगा, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर शहबाज शरीफ हुकूमत का क्या बनेगा? देखिए, मैं आपको बड़े आसानी से बता दूं कि इस्लामाबाद पुलिस किसके अंडर आती है? वजारत दाखिला। वजारत दाखिला के ऊपर कौन मुलाजमान है? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब कौन है? मोहसिन नकवी साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल और बेपनाह ताकत के साथ एक्सरसाइज अपनी ताकत कर रहे हैं। तो अगर इस्लामाबाद के अंदर कुछ चीज़ मिसमैनेज हुई है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी फिर मोहसिन नकवी साहब पर आएगी। लेकिन गवर्नमेंट उसको उस तरह नहीं देखती कि कुछ मिसमैनेज हुआ है। उन्होंने मौका दिया। मोहसिन नकवी साहब की बात ह्यूमनली देखी जाए तो समझ आती थी कि यार आपने गोलियां तो नहीं मारनी ना, आपने मौके देने हैं, डेटरेंस क्रिएट करनी है। वो कहते रहे कि यहाँ आएंगे तो काम ख़राब होगा, यहाँ आएंगे तो काम ख़राब होगा, फिर बाद में जो हुआ वो हम सबको पता है क्या हुआ, कितना सख्त रिएक्शन था पूरी रियासत का। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं कि गवर्नमेंट का इस चीज़ से कोई ये उनका सब्जेक्ट नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर वो आए तो कैसे आ गए, क्यों आ गए, फिर उनको निकाला तो कैसे निकाला गया, क्यों निकाला, कितने ज़ोर का डंडा चलना चाहिए था, कितना कम ज़ोर का डलना चाहिए था। ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और ये तो इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। इस सारे मामले में गवर्नमेंट ने जो 8 फरवरी से लेकर अभी तक ताकतवर हल्के उनको चला भी रहे हैं, साथ लेके भी चल रहे हैं, तो वो फिर मुआवनत भी नहीं अगर कर पाती और वो निगोशिएट भी नहीं कर पाती, कोई रास्ता भी नहीं निकाल पाती, और इवन इस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस लेके भी नहीं दे सकती आवाम से, फ़र्ज़ कीजिए कोई मकबूलियत का ऐसा झंडा भी नहीं गाड़ती, तो वो फिर इस गवर्नमेंट को कैसे लेके साथ चलेंगे? देखिए, मैं अब आपको बड़ा आसानी से इसमें, ये मेरा ओपिनियन है, जो हाइब्रिड रिजीम्स होते हैं या जो वो हुकूमतें जिनके ऊपर जो इनको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनके साथ एक हाथ मौजूद होता है सरपरस्ती का, और उनको एस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे बनाया जाता है और रखा जाता है। उन हुकूमतों को नैरेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी ताकत का मंबा सिर्फ ताकत होती है। वो ताकत जो कि वो ले रहे होते हैं इस्लाम पिंडी से, एस्टेब्लिशमेंट से, वो ताकत ख़त्म, हुकूमत ख़त्म। इमरान खान साहब का वही मंबा था, वो ताकत ख़त्म, हुकूमत ख़त्म। ये भी हुकूमत वैसी ही है। तो PMLN को बैसियत पार्टीज़ की ज़रूरत ज़रूर है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि री इन्वेंट करें ख़ुद को, मरीम नवाज शरीफ साहबा की ब्रांडिंग हो, लोगों को पता चले नवाज शरीफ की साहबजादी हैं तो काम कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, फलान हो रहा है। लेकिन ये बात उनको भी पता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ना इक़्तिदार में आ सकते थे, यानी आप कह रहे हैं बेसिकली आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वो स्टेज नहीं आई कि आप चिराग रगड़ें तो एक बहुत बड़ा। मैं अब आपको बड़ा आसानी से बता देता हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है एज वी स्पीक, वो शहबाज शरीफ साहब से उन्हें कोई मसला नहीं है। वो बहुत खुश हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स बड़े अच्छे हो गए हैं, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हो गई है, जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं फिगर्स, हम लोग कहते हैं कि महंगाई कम होगी, बेसिकली उसकी तशरीह है कि महंगाई चीज़ें महंगी होने की जो रेशो थी वो कम हो गई। हाँ ठीक। शरह सूद नीचे आ गया। मज़ीद बताया जा रहा है कि अब कुछ 150-200 पॉइंट्स और बेसिस पॉइंट्स और नीचे आ जाएगा। कुछ आपका तजारती खसारा उसको किया गया है। अभी कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट में कहूँ जो प्लानिंग है वो तो ये है कि आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ौज और इस हुकूमत ने मिल के करनी है मुआशी मैदान के अंदर। सो जो वाडा साहब फरमा रहे हैं वो उनकी एक ज़ाती ख्वाहिश, उनकी पसंद नापसंद बिल्कुल हो सकती है। वो PMLN को नापसंद करते हैं तो ही हैज़ ऑल द राइट टू डू सो। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आज PMLN वो सुहागन है जो पियामन भारी। फैसल वाडा कोई कल से कह रहे हैं 1-2 दिन से कि ये ब्रांड एक्सपायर हो गया है और इसकी एक्सपायरी आ गई है। मुझे बड़ा मज़ा आया है कि आपने उस
رگ کو پکڑ لیا ہے کہ جس کو بہت سے لوگوں نے ابھی تک پکڑا نہیں ہے. ان دا ایبسنس آف اینی ادر آپشن, کیونکہ عمران خان از ناٹ این آپشن ایٹ آل, وہ ابھی بھی ناقابل قبول ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلاول صاحب سے ملا ہوں, پھر میں فضل الرحمان صاحب کے پاس جاؤں گا, اور مجھے عمران خان صاحب کی زندگی عزیز ہے. بہت دیر سے سینیٹر فیصل واڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فریش لوگوں کو سامنے آنا ہوگا, کیونکہ ریاست اب اس برانڈ کے ساتھ بھی متاثر ہو رہی ہے. اٹس ناٹ ٹیکنگ دیم اینی ویئر. ان کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے یہ کچھ دیکھیں, یہ اسی طرح کی اسی نوعیت کا بوجھ عمران خان کا بھی اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی تھی. وفاقی دارالحکومت میں کھڑے ہو کر ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ 2 میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ان دنوں جب عمران خان پاور میں تھے تو مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا لے کر آئے تھے, اور اس دھرنے نے پھر بہت ساری باتیں کی. وہاں سے طریقے عدم اعتماد کی بنیاد رکھی گئی تھی بیسیکلی, اور بعد میں پھر اس عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان اڈیالہ جیل چلے گئے, اور باقی سارے لوگ گورنمنٹ میں اگر آ گئے تو مولانا فضل الرحمان اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈیڈ لاک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس ڈیڈ لاک کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا یہ جاننا بڑا ضروری ہے. آپ کو اندازہ, آپ کی جو تجربے کی وسعت ہے, اس میں کوئی چیلنج بچا ہے گورنمنٹ کو جو ہو چیلنج, یا گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں ہے, اور عوام کے جو مسائل ہیں جو جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچنے تھے وہ تو اسی طرح کے اسی طرح ہیں, اسی سٹیج پہ پہنچیں گے نا. یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ یعنی اگر کو بکرا خریدیں گے پھر کاٹیں گے پھر پکائیں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ فوری طور پر آپ کے منہ میں ایک پکا پکایا قورمہ, بکرا کٹ گیا ہے, بکرا جو ہے حاصل کر لیا گیا ہے. اچھا کٹا بھی نہیں ہے, کٹا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک نارمل پولیٹیکل لیڈر کے طور پر بیہیو کریں, پارلیمانی سیاست جو ہے اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق کریں. تو پھر ان میں اور نواز شریف میں کیا فرق رہ جائے گا آپ کے حساب سے, آپ کے تجربے سے؟ ان کا راستہ بھی کشادہ ہو جائے گا. دیوار پہ ٹکر مارنے کی ضرورت کیا ہے اگر دروازے کھل جائے تو یہ بے سود ہے ٹکر مارنا. ٹکر مارنا جس سے اپنا سر جو ہے وہ پھٹ جائے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ مضبوط دیوار ہے, دیوار مضبوط ہے. دیکھا نہیں آپ نے 26 تاریخ کو کیا ہوا؟ اب دیکھیں آپ کیا حال ہے. اب وہ کہہ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. ایک کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. وہ کیا ہم نے بچپن میں وہ شعر سنے تھے, 2 پڑھے تھے میں نے, کہ رات کوئی پہلو میں تھا میرے, صبح سے لیکن پہلے ایک ایک تھے اب پوچھتا ہوں میں, تم تو نہیں تھے, تم تو نہیں تھے. مذاکرات کی بازگشت تو چل نکلی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ جاننا بڑا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے بہترین سمے کا انتظار کرنا پڑے گا. فواد شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.